जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज सब इंस्पेक्टर ओरिएंटेशन सेशन। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो करंटली जॉब्स अनाउंस हुई हैं सब इंस्पेक्टर की, जिनकी लास्ट डेट हमारे पास 2 अक्टूबर है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम लोगों ने अप्लाई कर लिया है। तो अप्लाई के बाद जो अगला प्रोसीजर है कि इसका सिलेबस क्या है और इस सिलेबस को आपने तैयार किस तरह से करना है, और हम इस सारे प्रोसीजर में आपके लिए किस तरह हेल्पफुल हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम आज के सेशन में एड्रेस करेंगे। पीपीएससी में अ, सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है एस्पेरेंट के लिए, वो ये होता है कि हमने क्या सिलेबस पढ़ना है। और बल्कि क्या पढ़ना से ज्यादा जो बड़ा मसला है एस्पेरेंट का, वो ये है कि हमने क्या क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि डेटा आपके पास बल्क में मौजूद है, आपके पास बेशुमार किताबें हैं, बेशुमार फाइल्स हैं, बेशुमार वेबसाइट्स हैं। तो पढ़ने के लिए तो डेटा बहुत सारा अवेलेबल है। उसमें आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये जो है ये आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के सेशन में हम आपके जो इश्यूज हैं इनको इंशाल्लाह एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए जो तैयारी है उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए कि जो हमें अल्टीमेटली जो हमारा गोल है उसकी तरफ लेके जा सके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर देखें तो क्वालिफिकेशन हमारी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी बीए बीएससी, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या इसके इक्वल कोई भी अगर आपकी डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। पहली चीज आपकी क्वालिफिकेशन। दूसरी आपकी एज। एज जो है वो 20 साल से 25 साल तक होनी चाहिए। कट ऑफ डेट है 2 अक्टूबर, तो 2 अक्टूबर 2025 को अगर आपकी एज 25 साल है तो ओके। अगर आपकी एज इससे कम या ज्यादा है, 20 से कम है या फिर 25 से ज्यादा है, तो वो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, चाहे वो एक दिन का फर्क ही क्यों ना हो। यानी 2 अक्टूबर 2025 को अगर आपकी उम्र 25 साल है तो ओके। अगर आपकी एज 25 साल से ज्यादा है या 20 साल से कम है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं। पहला क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन, दूसरा एज, और तीसरा क्राइटेरिया हमारे पास है फिजिकल मेजरमेंट, जिसमें मेल्स के लिए जो हाइट है वो है 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 7 इंच। और फीमेल्स के लिए जो क्राइटेरिया है वो है 5 फुट 2 इंच। बाज लोग इसमें आपको पूछ रहे होते हैं कि 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हमारी कम है, या 10 सेंटीमीटर हमारी 5 फुट 6 इंच और कुछ सेंटीमीटर है, यानी 5 फुट 7 इंच नहीं सर है। एक क्वेश्चन। तो यानी इससे आपको अगर थोड़ी सी भी कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट 5 फुट 7 इंच अगर आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है तो देन आप एलिजिबल है। तो पहला क्राइटेरिया आपकी हाइट हो गया। उसके बाद आपकी आई साइट। आई साइट अगर आपको ग्लासेस लगा के ठीक नजर आता है तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ग्लासेस के साथ आपको ठीक नजर आना चाहिए, कोई मसला नहीं, आई सेट का इतना इशू नहीं होता। और तीसरा क्राइटेरिया फिजिकल मेजरमेंट में मेल्स के लिए जो होता है वो होता है चेस्ट, कि वो हमारी 33 होनी चाहिए और फ्लाव के बाद 34.5 होनी चाहिए, तो मिनिमम 33 है। तो ये आपका फिजिकल क्राइटेरिया है। अगर आप इस पे पूरा उतरते हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करें। और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको डीएचक्यू से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। किसी भी डीएचक्यू के पंजाब में से आप बनवा सकते हैं, जरूरी नहीं आपके अपने जिला का हो, आपके रीजन का हो। पूरे पंजाब में किसी भी डीएचक्यू से आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई लिमिटेशन सर नहीं एक है। सवाल है। सवाल आखिर में बचे, आखिर में जब तक आपके सवालों के जवाब नहीं दूंगा नहीं जाऊंगा। तो एक दफा आप मेरी सुनते रहे, आखिर में आप सबको एड्रेस करके दूंगा। तो ये हमारे पास हो गया जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद आपका अप्लाई है तो पीपीएससी की वेबसाइट के थ्रू आपने अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए आपके पास जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके आईडी कार्ड, आपका
आपकी पिक्चर, आपके रिजल्ट कार्ड और आपका डोमिसाइल, ये अगर सारी चीज़ें आपकी बनी हुई हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप पीपीएससी की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर लेंगे। 600 रुपये इसकी फीस है। 615 रुपये आप सबमिट करवाते हैं जैस कैश इजी पैसा के थ्रू, तो आपका अप्लाई हो जाता है। अप्लाई हो गया। अब जो अगला प्रोसीजर है वो आ गया आपका सिलेबस। सिलेबस में पीपीएससी के जितना भी आपका सब्जेक्ट्स होते हैं, पीपीएससी के जितने भी पेपर्स हो रहे होते हैं, मोर और लेस आपका जो सिलेबस है वो सेम होता है सबका। 70 to 75% आपका पेपर सेम होगा, सिलेबस सेम होगा। 20 to 25% या मैक्सिमम 30% तक आपका फर्क आ सकता है आपकी क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग, या फिर अगर जो जॉब जो जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड वो कुछ पूछ सकते हैं। तो अराउंड अबाउट 70% तक तमाम वन पेपर्स का, तमाम पीपीएससी के पेपर्स का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। अब अगर हम आ जाते हैं अपने सब इंस्पेक्टर के सिलेबस की तरफ। सब इंस्पेक्टर का सिलेबस हमारे पास 20% जनरल नॉलेज है, 40% इंग्लिश है और 40% हमारे पास है कंप्यूटर। बात करें अगर प्रीवियस पेपर्स की, जो सब इंस्पेक्टर्स के हुए या ओवरऑल जो पीपीएससी के, तो इसमें हमने हमें आइडिया हो जाता है कि इंग्लिश में वो क्या कुछ पूछ सकता है, कंप्यूटर में से वो क्या कुछ पूछता आया है, क्या कुछ पूछ सकता है, या फिर जीके में से वो क्या पूछेगा। तो वो हम इसको जरा मजीद इसके सब डिविजन्स करने की कोशिश करेंगे। बात करें अगर इंग्लिश की। अच्छा, एक तो आपके लिए ये काम बड़ा आसान हो गया कि उन्होंने आपको एक लिमिटेड सा सिलेबस दे दिया। 40% आपकी इंग्लिश कर दी, 40% कंप्यूटर कर दिया, तो ये 80% समझ लें एक बड़ा लिमिटेड सा सिलेबस हो गया, जिसका आपको पता भी है। इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर भी कोई नहीं, इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। और देन फिर 20% जीके है, उसकी भी एक आउटलाइन उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दी है, उसको जहन में रखते हुए आपने तैयारी करनी है। अब इसमें जो आपने तैयारी करनी है उसमें हमने क्या क्या चीजें, इसमें जिस तरह मैंने बताया आपको कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी डायरेक्शन। आपने पहुंचना है अपना सिटी, फॉर एग्जांपल आप लाहौर हैं। लाहौर से आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है। तो एक तो सीधा आपके पास मोटरवे का ऑप्शन है या जीटी रोड का ऑप्शन है, आप सीधे चले जाते हैं। तो आप 5 घंटे में, 4 घंटे में, 3 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो अगर तो आपकी डायरेक्शन सीधी है, आप किसी मेंटोर के साथ, किसी टीचर के साथ अटैच हैं, या कोई भी गाइड करने वाला आपके पास है, आपको पता है कि आपने किस रास्ते से जाना है और क्या कुछ करते हुए जाना है, तो आप आसानी से पहुंच जाते हैं एक लिमिटेड टाइम में, कम मेहनत से वहां पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन का नहीं पता, आप लाहौर से पहले जाते हैं फैसलाबाद, फैसलाबाद से आप जरा साउथ पंजाब को निकल जाते हैं, फिर वहां से होते हुए फिर डेरा गाजी खान और एक लंबा चक्कर लगा के इस्लामाबाद पहुंचते हैं। अब आप पहुंच तो इस्लामाबाद जाएंगे, लेकिन इस्लामाबाद पहुंचने तक आपके एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगा, यानी जो आपका 3 घंटे का सफर था वो आपने तकरीबन 20 घंटे में किया, बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी इन्वेस्ट हुई। एग्जैक्ट सेम सिनेरियो यहाँ पे होता है आपके इस जर्नी के दौरान भी, कि अगर तो आपकी डायरेक्शन सीधी है तो फिर तो आप बहुत कम मेहनत के साथ एक लिमिटेड सा सिलेबस तैयार करके, लिमिटेड सा टॉपिक तैयार करके आप पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक, यानी अपने गोल तक, यानी सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू तक और देन फिर एलोकेशन तक। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, आपको अपने टॉपिक्स का नहीं पता कि कौन सी चीज़ आपको करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, तो फिर उसी डायरेक्शन लेस कश्ती की तरह या उसी डायरेक्शन लेस मुसाफिर की तरह आप कभी लाहौर जा रहे होंगे, कभी फैसलाबाद जा रहे होंगे, कभी डेरा गाजी खान, तो आप दाएं बाएं घूमते रहेंगे। हो सकता है आप इस तरह भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, हो सकता है,
लेकिन जो सफर 3 घंटे का था, जो सफर 3 घंटे का था, या हमारे लिए 2 महीने का, जो सफर 2 महीने का है, फिर वो आप 2 साल लगाएंगे। यकीनन आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे कि जिन्होंने तैयारी 6 माह पहले से शुरू की हुई, एक एक साल, 2 2 साल उन्हें तैयारी करते हुए हो गया, लेकिन वो अभी तक पेपर क्रैक नहीं कर पाए। तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है पेपर क्रैक ना होने की, और वो है डायरेक्शन लेस तैयारी। कि जब तक आप उस लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो नहीं करते जो आपके गोल की तरफ लेके जा रही, तो फिर आपके लिए जरा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल, हम जरा जो हमारा सिलेबस है, 40% इंग्लिश, 40% कंप्यूटर, और 20% जीके, तो जरा इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीजें कर। अगर बात करें इंग्लिश की, अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सबसे पहले हमारे पास है वो कैब। अब वो कैब में सर इंग्लिश में मेन चीज कौन सी है? सर प्लीज म्यूट कर दें सबको। जी, तो इंग्लिश में हमारे पास 20 नंबर का हमारा पेपर आएगा। ठीक है। तो इस 20 नंबर में से जो मैक्सिमम पोर्शन हमारे पास आना है, वो आ जाएगा वो कैब में से। यानी अगर आप हमारे इस सिलेबस को देख लें। ओके। जी, सॉरी। तो इसमें हमारे पास अगर बात करें वो कैब की, तो वो कैब में हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाती है। इसमें हमारे पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ जाते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं पेयर्स ऑफ वर्ड्स। यानी आपको जो तैयार करनी है चीजें, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, यानी ऐसे अल्फाज जिनमें आप बार बार कंफ्यूज हो रहे होते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जिसमें पूरी लाइन की जगह आप एक ही लफ्ज इस्तेमाल कर लें। तकरीबन तकरीबन 20 के करीब एमसीक्यूज आपके इसी सिलेबस में से आने हैं। यानी वोकेबलरी में आपके तकरीबन 20 एमसीक्यूज आएंगे। और जो 20 एमसीक्यूज हैं वो आपके आएंगे आपके इंग्लिश ग्रामर में से। अब इंग्लिश ग्रामर में आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं, आपकी करेक्शंस आ जाती हैं, आपकी करेक्शंस। जी, तो ग्रामर में आपके पास करेक्शंस ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच, आपके पास आर्टिकल्स, आपके पास टेंसेस हैं सिंपल, आपके पास हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, आपके पास है नरेशन, आपके पास है कंडीशनल सेंटेंसेस, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये 4 5 चीजें हैं कि जिनको आपने लेके चलना है। यानी वोकेबलरी हमने देख ली कि उसमें हमारे पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गई, पेयर्स ऑफ वर्ड्स और एडियम्स आ गए, और 20% तकरीबन। और प्रीवियस टाइम में हमारे पास 15 नंबर की ग्रामर आई थी, जो 2022 का पेपर था। तो इसमें हमारे पास 15 नंबर की ग्रामर थी। तो ग्रामर में वही चीज़ें, टेंसेस हमारे पास सबसे ज़्यादा करेक्शंस आई हुई थी टेंसेस की। उसमें सिंपल सेंटेंसेस भी थे, उसमें हमारे पास नरेशन भी थी, उसमें हमारे पास एक्टिव पैसिव भी थे। कंडीशनल सेंटेंसेस को भी वो बहुत दफ़ा टच कर जाता है,
और बाज दफा वो एज इट इज ही आपसे पूछ रहा होता है सिंपल सेंटेंसेस उनको। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीज है आपसे पेपर। तो ये तो हमारा हो गया इंग्लिश का। अब इसको तैयार करने का तरीकाकार ये होता है कि पहले आप रूल्स पढ़ें। रूल्स पढ़ने के बाद, सिंपल सेंटेंसेस पढ़ने के बाद, फिर आप इसके प्रैक्टिस पे चले जाएं। अब प्रैक्टिस में हमारे पास आपको एक तो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मिल जाती हैं, या फिर ऐसे कर लें कि जब आप रूल्स सारे पढ़ चुके हों, देन फिर आप पास्ट पेपर्स का इंग्लिश का पोर्शन उठा लें और देन उसे अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। उससे जो कुछ आपने पढ़ा होगा करेक्शंस के रूल्स से रिलेटेड, यूजेज ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड, यूजेज ऑफ प्रेपोजिशन से रिलेटेड, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो जो आपने रूल्स पढ़े हुए उन सब की प्रैक्टिस पीपीएससी पैटर्न पे आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इंग्लिश का हमारे पास। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में दो चीज़ें हैं मेजर, यानी कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसे हम दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। एक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें, तो इसमें हमारे पास जो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर हार्डवेयर में आगे सीपीयू, मॉनिटर वगैरह, सॉफ्टवेयर में हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह, या फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ गया, या फिर इंटरनेट, ईमेल, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू ईमेल, या फिर डेटा स्टोरेज से रिलेटेड जो मेमोरी डिवाइसेस हैं हमारे पास वो, या जो हमारे पास डेटा स्टोरेज से रिलेटेड टर्म्स यूज हो रही होती हैं वो, या जो बेसिक एब्रिविएशंस हैं उनके बारे में अक्सर वो पेपर में आपसे पूछ रहा होता है। तो एक तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में से आपसे पूछता है, और सेकेंडली जो बड़ा पोर्शन आता है वो आपसे एमएस ऑफिस के बारे में पूछ रहा होता है। एमएस ऑफिस में आपके पास एमएस ऑफिस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, ये सारी चीज़ें पूछ रहा होता है। अब याद रखें, अगर आपने एमएस ऑफिस वर्ड या एमएस पावर पॉइंट थ्योरेटिकल करने की कोशिश की, तो वहां पे एक दो एमसीक्यूज आपको आते होंगे, लेकिन सात आठ एमसीक्यूज ऐसे जरूर होंगे जो आपको नहीं आते होंगे। क्योंकि पीपीएससी की जो अप्रोच है, पीपीएससी अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बजाय प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को फोकस कर रहा होता है। तो उसने आपसे वो चीजें पूछनी है एमएस ऑफिस की कि जो आप अप्लाई कर रहे होते हैं। जब आप कोई फाइल बना रहे होते हैं, जो शॉर्टकट आप यूज करते हैं वो शॉर्टकट पूछेगा। जो जिन टर्म्स से आपका वास्ता पड़ता है लिखते हुए उनके बारे में पूछेगा। जो आपके सामने ये व्यूज शो हो रहे होते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट व्यूज या प्रेजेंटेशन व्यूज, जो एमएस एक्सेल में अगर आपने फार्मूला लिखना है, तो फार्मूला लिखते हुए किन किन टर्म्स को आप यूज करते हैं, या आपके सामने जो पेज शो हो रहा होता है वहां पे क्या कुछ लिखा आ रहा होता है, तो वो उस उन चीजों के बारे में ज्यादा पूछ रहा होता है। तो याद रखें कि जब आपने एमएस ऑफिस करना है, तो आपने एमएस ऑफिस पढ़ना नहीं है बल्कि एमएस ऑफिस चलाना सीखना है, और उसकी साथ प्रैक्टिस करनी है। एमएस वर्ड की अलग से प्रैक्टिस करेंगे, पावर पॉइंट की आप अलग से प्रैक्टिस करेंगे, और एमएस एक्सेस से रिलेटेड आप वो दो चार एमसी कुछ पूछ रहा होता है तो उनकी आप अलग से प्रैक्टिस करेंगे, उसका अलग से बता रहे होंगे। ठीक। तो ये आ गया कंप्यूटर से के हवाले से। अब देन फिर आ जाते हैं 20% जीके। अब जीके में 20% है, लेकिन याद रखें कि हमें बाहर ये बाकी की निस्बत नजर आ रहा है कि 80% तो कंप्यूटर, ये दोनों चीजें आ गई। तो ये इस 20% में भी नेक्स्ट काफी सारे सब्जेक्ट हैं, तो इसको स्किप कर दें। आप लोग हैं मुकाबले के इम्तिहान के खिलाड़ी, आप हैं पीपीएससी एस्पायरेंट। हमने कोई भी चीज अनटच नहीं छोड़नी। हाँ, जिसकी जितनी परसेंटेज है उसको उतनी वैल्यू ज्यादा देंगे, लेकिन छोड़ेंगे कोई चीज नहीं। जीके को अनटच नहीं छोड़ना। हाँ, परसेंटेज कम है, वैल्यू कम दें, टाइम कम दें, लेकिन देना जरूर है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले पाकिस्तान स्टडीज है। पाकिस्तान स्टडी में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्टडी, और जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पाकिस्तान स्पेसिफिकली। इस तरह बेसिक मैथ में हमारे पास
जो बेसिक बेसिक सी चीजें वो पूछ रहा होता है, रेशियो, परसेंटेज, ज्योमेट्री के बेसिक। इसी तरह उर्दू में वो राइटिंग्स वगैरह का पूछता है। एवरीडे साइंस, अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। अदरवाइज आपको एवरीडे साइंस के जो बेसिक्स हैं उनको भी देखना पड़ रहा होता है। तो ये था एक बेसिक सा सिलेबस जो आपको चाहिए अपनी तैयारी के हवाले से। अब उसको तैयार करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि आप अपने तौर पे अगर तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक्स आपको मिल गए, यानी सब्जेक्ट मिल गया, उसके टॉपिक्स आपको नेक्स्ट मिल जाते हैं। तो हर टॉपिक को इन डिटेल आप सर्च करें, साथ साथ जो टॉपिक आप पढ़ें उसकी प्रैक्टिस करें, उससे रिलेटेड क्विज अटेम्प्ट करें, और आखिर में उससे रिलेटेड जो पास्ट पेपर में क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें। या फिर दूसरा ऑप्शन, बाज लोग सिर्फ पास पेपर्स को टारगेट कर रहे होते हैं, तो पास पेपर्स को टारगेट करके भी आप टेस्ट पास कर सकते हैं। लेकिन उसका तरीका क्या फिर ये होता है कि जो एमसीक्यू पास पेपर में पूछा गया है उसको आपने एज एमसीक्यू नहीं डील करना, बल्कि एज अ सब्जेक्ट डील करना है। अगर आप इस तरह के तरीके से लेके चलेंगे तो यकीनन आप, टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगी, लेकिन इस तरीके से भी आप शायद पेपर पास कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि आप किसी मेंटोर को अटैच हो जाए। मेंटोर के साथ अटैच होने का फायदा ये होता है कि आपको दाएं बाएं की चीजें याद नहीं करनी पड़ती, आपको फजूल जगह पे जो एफर्ट्स हैं वो नहीं लगानी पड़ती। आप टू द पॉइंट डील कर रहे होते हैं, टू द पॉइंट चल रहे होते हैं, और एट द एंड आप अपने जो गोल है उसको अचीव कर रहे होते हैं। तो अब हम लोगों का जो तरीकाकार है, हम भी इसी तरीकाकार को फॉलो कर रहे होते हैं कि हम पहले आपको, यानी जो आपका एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, तो इसके हमने आगे पोर्शंस बनाए हुए हैं, तकरीबन इसके 8 पोर्शंस हमने बनाए। एक हर पोर्शन आपको इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। फिर क्लास के आखिर पे प्रैक्टिस के लिए हमने जो पास पेपर में से एमसीक्यूज आए हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी एक कंप्लीट फाइल बनाई हुई है। यानी क्लास पढ़ाने के फौरी बाद की, बल्कि क्लास के आखिर में ही जब मैं आपको यानी टॉपिक समझाऊंगा, टॉपिक समझाने के बाद मैं आपकी वहीं पे प्रैक्टिस करवा रहा होगा कि भाई जो आपको हमें हमने पढ़ाया आया वो आपको समझ आया या नहीं आया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आपका साथ उससे से रिलेटेड क्विज भी हो रहा होगा। तो यानी डेली बेस आपका क्विज, डेली बेस आपकी प्रैक्टिस, और इन डिटेल इन डेप्थ आपको पढ़ाया जा रहा होगा। बस करना ये है कि आपने स्टार्ट लेना है। कहते हैं ना, बड़ी से बड़ी मंजिल के लिए भी आपका जो स्टार्ट है वो एक स्मॉल से स्टेप से शुरू होता है। लेकिन याद रखें, कदम चाहे छोटा हो लेकिन मंजिल की तरफ वही लेके जाएगा जो सही रास्ते पर होगा। आपको इंटेलिजेंटली रिएक्ट करते हुए, इंटेलिजेंटली चीजों को ऑब्जर्व करते हुए स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, लेकिन टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। अगर आपकी डायरेक्शन राइट है, सीधी तरफ आप जा रहे हैं, तो यकीनन एट द एंड ऑफ द डे आपका जो एफर्ट्स होंगी वो प्रोडक्टिव होंगी। और इस सारे में जो लोग हमारे साथ अटैच हो चुके हैं या अटैच हो रहे हैं, हमने उनकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आप लोगों ने एक मिनिमम सी जो फी थी वो आपको पे की। आप लोगों ने अपने अगले 40 दिन या 50 दिन के लिए हम पे एतबार किया। जो लोग हम पे एतबार करके यहाँ पे आ रहे, इन रिटर्न हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर हर मोमेंट आपका, आपकी मंजिल की तरफ ले जाने वाला बनाएं। हमने आपने पे किया, तो अब हम भी आपके उन मोमेंट्स के लिए जवाबदेह हैं कि आया जो हम आपको एफर्ट करवाएंगे या जो हमने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम इंसाफ कर सके भी हैं या नहीं। तो पीपीएससी वो प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू एक आम से घर से उठने वाला बंदा, एक छोटे से शहर का लड़का, एक छोटे से गांव का लड़की भी बड़े ख्वाब ना सिर्फ देख सकती है, बल्कि पीपीएससी के थ्रू अपने इन ख्वाबों को पूरा भी कर सकती है। और इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए इंशाल्लाह हम भी आपके साथ कदम ब कदम होंगे। आपकी
आपके जो सफ़र है उसको आसान कर रहे होंगे। जो साथ हमारे साथ अटैच है उनकी तो ऑफ कोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो अगर किसी भी वजह से हमारे साथ ना आ सका तो हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि उसको भी हम जितना हो सके फैसिलिटेट करें। तो थैंक यू सो मच। आपके क्वेश्चन से पहले एक और बात, देन फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। आप लोगों ने 16 साल पढ़ा, 14 साल पढ़ा, यकीनन आपके वालिदैन ने आपको सपोर्ट किया। अब आपका उनको पे बैक करने का टाइम है। आपके खानदान वालों की आपसे बहुत सारी उम्मीदें, आपके घर वालों की आपसे बहुत सारी उम्मीदें, या यूं कह लें कि आपको अपने आप से भी जो उम्मीदें कि जो आपने 16 साल लगाए, उनका रिजल्ट हासिल करने के लिए ये 2 माह का टाइम है। अगर आप ये 2 माह अच्छे से लगा लें तो यकीनन उन 16 सालों की जो मेहनत है वो आपके पल्ले पड़ जाएगी। वरना अगेन एंड अगेन इसी प्रोसीजर से गुजरते रहेंगे। आपके अपने ऊपर है कि आप 2-4 माह अच्छे से लगा लें, या फिर इंतजार करें जब जब सीट्स अनाउंस हो तब तब अगेन अगेन अप्लाई करें, अगेन अगेन तैयारी करें, या एक ही दफ़ा अच्छे से टिका के तैयारी कर लें। अप टू यू। ठीक। तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। अब आप लोग जो पूछना चाहें मोस्ट वेलकम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक तो सवाल आपका ये आया हुआ है बुक के हवाले से। तो किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। यकीन करें, ये जो बुक्स हैं इसमें काम की बातें बहुत कम होती हैं, रैंडम डाटा इकट्ठा किया हुआ होता है। तो ये बुक्स आपके लिए मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती। तो बुक्स पे कोशिश करें कि डिपेंडेंट ना हो। हाँ, एडिशनली प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो उनको पढ़ लें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको अलग से किसी बुक की ज़रूरत है। हाँ, पास्ट पेपर्स आप ज़रूर ले लें, और उन पास्ट पेपर्स को भी आपने प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करना है कि आप पहले उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को इन डिटेल पढ़ लें, देन फिर प्रैक्टिस के लिए आप पास्ट पेपर्स को हेल्प लें। तो देन इट इज़ ओके, देन इट इज़ हेल्पफुल। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी किस्म की किताब की ज़रूरत है। जी बच्चे, नेक्स्ट। जी सर, मेरे दो के लिए मुझे लगे बाकी उनके भी हैं। एक तो लास्ट हमने अप्लाई कर दिया था, हमने मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, तो एंट्री वगैरह कर दी थी, तो मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी तो नहीं है अप्लाई करना? अच्छा, अगर तो आपने बनवा लिया है तो ओके। ये जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना होना ज़रूरी है। उसके बाद वाला मेडिकल सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल नहीं होता। और उसका पहले आपने सर्टिफिकेट बनवाना होता है, उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया किसी ने भी, तो फिर बाद में बनवाया, तो अगर तो वैल्यूज सेम है तो फिर तो कोई मसला नहीं। अदरवाइज पीपीएससी का एडिट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो वैल्यूज अगर चेंज हुई हैं तो आप कोशिश करें कि पीपीएससी फॉर्म दोबारा से ओपन करके वहां से एडिट कर लें इन वैल्यूज को। एलोकेशन के लिए कितने मार्क्स चाहिए? जी सर ठीक अच्छा है। देखें, सेकंड ये है कि मार्क्स के हवाले से या मेरिट के हवाले से अक्सर बच्चे सवाल पूछ रहे होते हैं कि सर इसका मेरिट क्या होगा, इस ये रीजन का मेरिट क्या होगा। है कि करता तो है इंटरव्यूज वगैरह के लिए। यकीन करें, ये मेरिट के हवाले से जितने भी एक्सपर्ट्स आपको गाइड कर रहे होते हैं वो सारे हवा में बातें होती हैं तब तक जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। आपके मेरिट से रिलेटेड कोई भी जो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं वो भी तब लगा सकते हैं कि जब जब आपका पेपर हो जाए। देन फिर पेपर आसान एक्सक्यूज हुआ मी है, सर। मुश्किल हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप कह सकते हैं कि इतना मेरिट होगा, इतना नहीं होगा। उससे पहले आप मेरिट के हवाले से कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। हाँ, 70 के राउंड अबाउट अगर आप स्कोर करते हैं, 70+ स्कोर करते हैं, तो देन फिर काफी हद तक आप सेफ हैंड्स में होता है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
जी आप बोलिएगा सवाल। जी जी वालेकुम सलाम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। जी क्वेश्चन है कि डेडलाइन से पेपर तक कितना टाइम होता है तैयारी का। तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं होता। पहले भी हो सकता है। यानी तकरीबन 1 से 1.5 माह का टाइम लग जाएगा अब आपको। अगर आज है फॉर एग्जांपल सितंबर का लास्ट है, तो अक्टूबर से अक्टूबर कंप्लीट है आपके पास, तो नवंबर के आखिर में आपका पेपर हो सकता है। ज्यादा चांसेस नवंबर के आखिर में आपका पेपर है, या फिर दिसंबर में चला जाएगा। तो तकरीबन 2 माह का टाइम है अभी आपके पास पेपर की तैयारी के हवाले से। लेकिन ये फिक्स नहीं होता, कम या ज्यादा हो सकता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मिसम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने ना अभी रिसेंटली ग्रेजुएट किया है ये कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी से ना। तो मेरी जो कॉन्वोकेशन है ना वो 29 अक्टूबर की है। तो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भी मेरी तब भी मिलेगी। तो इसका कोई इशू तो नहीं है? नहीं कोई इशू नहीं, आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए। बाकी ट्रांसक्रिप्ट अभी अगर आपके पास नहीं भी है तो ऑनलाइन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। चले, मैंने मैंने भी मेडिकल सर्टिफिकेट बाद में बनवाया ना। ये एप्लीकेशन के बाद ही बनवाया। वो एडिट वगैरह कर लिया मैंने सारा। चलें, गुड हो गया। चलो ठीक है। जी और किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश सर तो की मेरा है एक कि। सवाल है। जी जी। सर मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है पड़ी, मतलब बैचलर्स की। तो अभी डिग्री नहीं आई, तो बाद में मसला होता है सर? डिग्री अगर ना हो डिग्री तो की कहीं ट्रांसक्रिप्ट पे है। पाकिस्तान में ज़रूरत ही नहीं है। जॉब के लिए जस्ट ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होता है। डिग्री की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। फाइनल इंटरव्यू तक नहीं अच्छा चाहिए, अच्छा। आखिर तक नहीं चाहिए। थैंक यू। जी सर जी जी मेरा बोलिए। क्वेश्चन ये है कि जो हमारी प्रॉपर क्लास शुरू हो रही है वो कल से हो रही है, और सर मैंने उसकी एनओसी के लिए पूछना था कि एनओसी के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी तक आया नहीं है एनओसी। तो ऐसे अप्लाई कर दे, वहां पे मेंशन कर दे कि एनओसी जो है ना हमने रिसीव किया हुआ है, तो वो फिर बाद में मसला तो नहीं होगा? नहीं कोई मसला नहीं, आपने अप्लाई कर दिया ओके, नहीं भी अप्लाई किया तो भी ओके, आप यस डिक्लेयर कर दें। जब आप वहाँ पे जाएंगे इंटरव्यू टाइम पे आपको एनओसी चाहिए होता है, उससे पहले कोई इशू नहीं। और सेकंडली बच्चा जो क्लास ओके का पूछ रहा ठीक था, क्लास इंशाल्लाह कल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। कल आपकी कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। और टाइम 8 बजे का ही होगा। पहले हम कंप्यूटर को टारगेट करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का लिमिटेड सा सिलेबस होता है। 8-10 दिन में हम कंप्यूटर इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे विद प्रैक्टिस। तो देन फिर साथ हम इंग्लिश की तरफ चले जाएंगे। उसमें जो एक चीज़ हम फोकस करेंगे वो इंग्लिश वोकेबलरी है। पेपर में इंग्लिश वोकेबलरी मैंने कहा कम से कम 20 नंबर की आनी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश वोकेबलरी भी हम इंशाल्लाह कल से ही शुरू कर दें। कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पेयर्स ऑफ वर्ड, रोजाना 5-5, 10-10 करके ना, तो डेली बेस हम ये भी अभी से शुरू कर लें। ताकि जो 2 माह का टाइम है इसमें हम एक काफ़ी सारे प्रैक्टिस कर सकें इंशाल्लाह। जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी 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 बोले। सर जी अ, मैंने सर जी सी वेब से प्राइवेट बीए किया है, प्राइवेट बीए 2024 में सर। ठीक है। तो सर एम आई एलिजिबल फॉर दिस? जी बिल्कुल, बीए बीएससी आपने की है, एडीपी आपने किया हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं, कोई इशू नहीं। ओके सर, थैंक यू। जी और किसी का कोई सवाल। सर जी कितने ड्यूरेशन की क्लास हुआ करेगी हमारी? तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। जी थैंक यू सर। 8 बजे सर होगी? जी 8 बजे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ना एक हाइट के रिलेटेड कंसर्न था। तो डीएचक्यू के मुताबिक मेरी हाइट बनी है 170। तो क्या ये एलिजिबल है कि नहीं, क्योंकि फार्म के ऊपर 178.18 लिखा हुआ है। तो इसका थोड़ा गाइड कर दें। 170.18 लिखा हुआ है, जी। और उन्होंने आपकी 170 लिखी है। पूरी 170 है। तो आप उनसे ज़रा रिक्वेस्ट करके 171 लिखवा लेते, बाद में वहाँ पे फिर एड्रेस हो जाता है इशू। बस अब तो मतलब हो गई है।
नहीं, अभी भी आप थोड़ी सी ना रिक्वेस्ट करें तो 170 की जगह 170.5 यानी एडिशनल वर्ड लिखवा सकते हैं आप, क्योंकि इसके साथ आपको लिए वो मसला कर सकते हैं आखिर में। मैंने उनसे बात की थी, मैंने कहा इधर मतलब ये लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट ये है। तो वो कहने लगे मतलब ये चल जाएगी, मतलब पॉसिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। जी अप्लाई तो हो देन जाएगा। जो है, अप्लाई हो जाएगा और इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, फिलहाल रिलैक्स करें। अलबत्ता अगर 0.5 लिख दें तो आपके लिए बेहतर है, अदरवाइज ओके अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम चलें सर, सलाम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। अभी मेरी चेस्ट साफ है, तो कोई लग नहीं। ये आप मुझे इनबॉक्स करना, फिर आपको कोई हल बताऊंगा इसका। ये नंबर मेरा स्क्रीन पे है ओके सर। पोस्टर पे, तो आप मुझे इनबॉक्स कीजिए। वालेकुम सर। जी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा ख्याल है कि रिकॉर्डिंग हम बंद कर लें, देन फिर हम अपने तसल्ली से चीज़ों को लेके चलते हैं। जी सर।